You can start. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर लवलीन शर्मा है। मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट। पिछले 10-15 साल से मैं अस्थमा सीओपीडी के मरीज ट्रीट कर रही हूँ। आज ये इनिशिएटिव है सिप्ला की तरफ से आप लोगों को समझाने के लिए कि इन करंट टाइम्स ऑफ कोविड कोविड के समय में, और जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, आपको अपना अस्थमा कैसे मैनेज करना चाहिए इन डे टू डे लाइफ। तो पहले हम कुछ जानते हैं अस्थमा के बारे में कि अस्थमा है क्या और इसकी कितना कितना प्रभाव ये लोगों को करता है इंडिया में। तो कुछ बेसिक्स हम बात करेंगे। अस्थमा ऑल ओवर द वर्ल्ड करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। इंडिया में एस्टिमेटेड अगर हम बोलें 37.9 मिलियन अस्थमेटिक्स हैं। एंड इससे जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। बच्चों में स्कूल से एब्सेंस एंड बड़े लोगों को अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है और इस पर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी काफ़ी रहता है। अस्थमा में होता क्या है बेसिकली? अस्थमा में हमारी जो एक विंड पाइप रहता है, उस विंड पाइप से दो डिविजन जाते हैं, एक राइट फेफड़े की तरफ, एक लेफ्ट फेफड़े की तरफ, जिसको हम मेन ब्रोंकस बोलते हैं, और उनकी फर्दर डिविजन होती हैं जाके। अस्थमा में इन नलियों में सूजन हो जाती है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। तो हवा को पार करने का रास्ता काफी कम हो जाता है। आप देख सकते हैं स्लाइड में, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल एयरवे दिखाया गया है, नीचे अस्थमा का एयरवे। ऊपर जो सांस की नली है, जाने का रास्ता एकदम खुला है, साफ है, एक नॉर्मल इंसान में। मगर अस्थमा में क्या है, वो रास्ता सिकुड़ जाता है। तो अस्थमा होता कैसे है? कुछ लोग जो जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है, जिनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, फिर उनका आसपास के एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन रहता है, ये सब मिला जुला के किसी को भी अस्थमा के लिए प्री डिस्पोज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पार्ट्स ऑफ द जो हमारे सांस लेने की जो तंत्रिका है, हमारी नाक से शुरू होती है। नाक से जाके उसके बाद में हमारा जो सांस की नली है, फर्दर डिविजन होते हैं दोनों फेफड़ों की तरफ जाके। और अस्थमा जो है हमारी सांस की नलियों को प्रभावित करता है। जैसे आप देख सकते हैं, मेन सांस की नली है, एक एक नली जा रही है लेफ्ट फेफड़े की तरफ और एक राइट फेफड़े की तरफ। ये एक नॉर्मल सांस की नली है। ये एक इन्फ्लेम्ड हम जिसको बोलते हैं, जिसमें कि सिकुड़न आ जाती है अस्थमा की वजह से, और जब अस्थमा का अटैक होता है और ज्यादा सिकुड़ जाती है। अस्थमा के सिम्टम्स क्या रहते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को अटैक्स होते हैं अस्थमा के, एंड इन बिटवीन ही विल बी नॉर्मल। लाइक जैसे मौसम चेंज होगा, या फिर सर्दी से गर्मी होगी, या फिर वो एसी में जाएगा, कुछ कोल्ड एक्सपोजर होगा, या फिर डस्ट से एक्सपोजर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, ही विल स्टार्ट हैविंग कफ, और सांस फूलना शुरू हो जाएगा, वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं छाती से घड़ घड़ की आवाज आना, या सीटियां सी बजना छाती से। चेस्ट टाइटनेस लगता है, मतलब छाती में जकड़न और भारीपन लगती है। एंड डे टू डे एक्टिविटीज में फिर ये सिम्टम्स इंटरफेयर करते हैं। एंड अस्थमा के सिम्टम्स पेशेंट को रात में ज्यादा परेशान करते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में। दे कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द स्लीप। अस्थमा के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं, मतलब जो जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हैं जो कि अस्थमा के अटैक्स को ट्रिगर कर सकती हैं। जैसे कि स्लाइड में हम दिखा रहे हैं, धूल मिट्टी होना, डस्ट माइट्स बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, डस्ट माइट्स, जो कि हमारी बेडिंग्स में, दे सर्वाइव ऑन द टिश्यूज शेड बाय अस। जो हमारी स्किन की शेडिंग्स होती हैं, हमारे हेयर होते हैं, हमारे नेल्स, उनकी जो शेडिंग्स होती हैं, दे सर्वाइव ऑन दैट। तो घर में जितने भी बेडिंग्स हो गए हैं, कारपेट्स हैं, हमारे कुशंस होते हैं, पिलोज होते हैं, जो कर्टेन्स होते हैं, इन सब में सब जगह डस्ट माइट्स रहते हैं। इसलिए स्पेशली अस्थमैटिक्स को उनकी रेगुलर क्लीनिंग पर ध्यान देना चाहिए, एंड एज मच एज पॉसिबल धूल मिट्टी इकट्ठा करने वाली चीजों को घर में अवॉइड करना चाहिए। They should be having less of carpets, cushions and all these things in their home, and if they are having at their home, उनको अच्छे से क्लीनिंग की जरूरत है। इसके अलावा घर में अगर पेट्स रहते हैं, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, उनके जो बाल रहते हैं, उनसे भी अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं। बाकी प्लांट्स के पॉलन्स हैं, ठंडी हवा हो गई, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, परफ्यूम्स हो गए, डिओड्रेंट्स हैं, सिगरेट का धुआं हुआ, जो पटाखे हैं उनका स्मेल हुआ, और आसपास के एनवायरमेंट के जो पोल्यूशन है, सारे अस्थमा के ट्रिगर्स रहते हैं। अस्थमा आप घर में अगर मॉनिटर करना चाहते हैं कि हमारा अस्थमा कितना कंट्रोल में है, अभी अगला अटैक आने वाला है या नहीं, उसके लिए एक डिवाइस रहती है जिसको हम कहते हैं पीक फ्लोमीटर।
कुछ ऐसा रहता है, ब्रीदोमीटर नाम से ही आता है, पीक फ्लो मीटर। एक लंबा सांस लेके बहुत तेज गति से इसमें सांस छोड़ना होता है। इसमें मार्किंग्स बनी रहती हैं, 0 फ्रॉम 60 100 इस तरह से करके। तो पेशेंट अपना एक डेली मॉनिटर करके एक पर्सनल बेस्ट पेशेंट को डिटरमिन करना होता है। एंड उसके बाद में मान लीजिए अगर किसी का पर्सनल बेस्ट 350-400 ml है, कभी भी अटैक आने वाला होगा तो वो फॉल करना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट सिम्टम्स आने से पहले अवेयर हो सकता है कि आई एम अबाउट टू गेट एन अस्थमा अटैक, तो मुझे अपनी डॉक्टर से मिलना है, या ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी कुछ बढ़ाने की जरूरत है, इनहेलर्स का कुछ मॉडिफाई करना है, डोज बढ़ानी है, या पेशेंट को सिग्नल मिल जाता है। तो आइडियली सब पेशेंट्स को अपना अस्थमा इससे मॉनिटर करना चाहिए पीक फ्लो मीटर से। तो अस्थमा की जो दवाइयां हैं दो कैटेगरीज की होती हैं, एक होती है कंट्रोलर ट्रीटमेंट और एक होती है रिलीवर ट्रीटमेंट। कंट्रोलर अस्थमा में क्या है, अस्थमा आपके एयरवेज में हमेशा है, वो इन्फ्लेमेशन, वो जो बीमारी है हमेशा चल रही है आपके एयरवेज में। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इन जो रिलीव कंट्रोलर दवाइयां होती हैं जिनको हम कहते हैं इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, और इसके साथ में रिलीवर मेडिकेशंस होती हैं जो अक्यूट अटैक्स को डील करने के लिए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं, जैसे कि साल्वेयर, एस्थालिन, जो इनके नाम रहते हैं। तो दो तरह की दवाइयां हो गई, कंट्रोलर जो आपको हमेशा लेने हैं, रेगुलरली लेने हैं, एंड रिलीवर आपको इन बिटवीन जब अटैक्स होते हैं इन बिटवीन एसओएस बेसिस पर लेने होते हैं। किसी भी पेशेंट को एक्सैजरबेशंस का मतलब है अस्थमा आपको है बट अटैक बहुत ज्यादा हो गए, क्यों बीच में अटैक ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो अगर बेसलाइन ही पेशेंट के सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड हैं, हमेशा उसका सांस फूलता है, खांसी आती है, रात में सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा उसको रिलीवर मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, यही रिलीवर मेडिकेशन जिसमें लिखा है एक्सेसिव यूज ऑफ साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जिसका मेडिकल नाम रहता है, अगर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या फिर अपनी दवाइयां पेशेंट ठीक से नहीं ले रहा है, अगर ले रहा है तो उसका इनहेलर का टेक्निक गलत है, या फिर पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा है और स्मोकिंग अगर वो कर रहा है, चाहे वो घर में खुद स्मोक कर रहा है, घर में और लोग स्मोक कर रहे हैं, इवन उन चीजों से भी अस्थमा के अटैक हो सकते हैं। बाकी फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन का मतलब रहता है कि ये दवाइयां भी उस पर फिर बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। मतलब ये जो हमारे इनहेलर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कब काम नहीं करेंगे अगर पेशेंट का कंटिन्यूस एक एक्सपोजर है, मान लीजिए उसका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है कि उसको हमेशा ही धूल और धुएं का सामना करना पड़ता है, या फिर पेशेंट बहुत स्मोकिंग कर रहा है, एंड अगर उसने जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो रेगुलर ट्रीटमेंट अगर नहीं ले रहा है, इन सब चीजों से फिर आगे जाके ये दिक्कत और बढ़ सकती है अस्थमा की। अस्थमा की बात हुई, अभी करंट सिनेरियो में कोरोना वायरस की भी बात होती है, ये अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस एक लास्ट ईयर पैंडेमिक आया है, पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। क्या इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, एक जिस तरह से हमारे पहले फ्लू और कॉमन कोल्ड रहते थे उसी तरह से बुखार होगा और गला खराब होगा, गले में दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी आ सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। एंड फैलता किस तरह से है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसी करता है, बोलता है, तो उस तरीके से ये आसपास के एनवायरनमेंट में फैल सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। किस किस को रिस्क ज्यादा रहता है कोरोना, और वो भी सीवियर कोरोना होने का। सीवियर कोरोना जनरली उनको होता है जिनको की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, मतलब ऑलरेडी कोई पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर फेफड़े से संबंधित बीमारी है, दिल की बीमारी है जो कि कंट्रोल में नहीं है, तो उनमें सीरियस होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है अगर आज मेरे अगर किसी कोविड से एक्सपोजर हुआ तो कितने दिनों बाद मुझे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 1 हफ्ते का टाइम रहता है, 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सरफेसेस पे जो वायरस है कितनी देर तक सरवाइव करता है, इस पे स्टडीज हुई थी जो पहले इस पे बहुत स्ट्रेस करते थे कि कुछ घंटों या कुछ दिनों तक रह सकता है, बट उसके बाद में जो स्टडीज आई हैं हमें सरफेस से ज्यादा ध्यान देना चाहिए पेशेंट के कॉन्टैक्ट से। सरफेसेस हो सकता है कुछ देर के लिए वायरस उस पर सर्वाइव करे, पेशेंट ने सांस लिया, छींका उस सरफेस पे, आपने हाथ लगा दिया, फिर अपने आंखों को टच किया बिना हाथ स्टेरिलाइज किए, वॉश किए, तो वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, बट वो केसेस कम है। ज्यादा केसेस का क्या होते हैं पेशेंट टू पेशेंट एक्सपोजर के, मतलब एक पेशेंट है जिसने की कोई मास्क नहीं लगाया, कोई प्रिकॉशन नहीं दिया, और एक दूसरा एक अनअफेक्टेड पर्सन है उसकी विसिनिटी में 15 मिनट से ज्यादा वो उसके कॉन्टैक्ट में रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करा, ऐसे केसेस में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कोरोना एक्वायर कर लेगा इन्फेक्टेड पर्सन से। वैक्सीन अब आ गई है,
काफ़ी लोगों ने वैक्सीन ले भी ली है, और जिन्होंने नहीं ली है उनको भी ले लेना चाहिए। स्पेशली अस्थमा के मरीजों को, जो सांस के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, शुगर है, डायबिटीज है, ऑलरेडी जो अपनी दवाइयां ले रहे हैं, जिनको कोई भी बीमारी है, उनको और ज्यादा जरूरी है कोरोना की वैक्सीन ले लेना। एक बात और कहना चाहूंगी, कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद में आप एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट नहीं हो जाते हैं कोरोना से। कोरोना की वैक्सीन आपको कोरोना होने के बाद में एक सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाती है, कि आपको आपके ऑक्सीजन लेवल्स डाउन ना आ जाए, आप निमोनिया होकर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में ना आ जाए। वो केसेस कम देखे गए हैं कोरोना वैक्सीन लेने के बाद में। बट कोरोना वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कोरोना नहीं होगा, तब भी आपको कोरोना हो सकता है। तो कोरोना वैक्सीन के साथ में बाकी जो जितने मेजर्स हम वैक्सीन आने से पहले से ही लेते आ रहे हैं, कि आपको हमेशा पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनकर रखना है, प्रेफरेबली N95 मास्क, बट अगर क्लोथ मास्क है तो वो भी चलेगा। हमेशा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अच्छे से आपको बाहर रहते हैं तो हैंड रब करना है, घर आके अपना मुंह, हाथ, और हाथ अच्छे से 20 सेकेंड्स जो स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के, वो फॉलो करके साबुन से और पानी से अच्छे से हाथ धोना है। ये वही स्टेप्स हैं, आपको हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर अपने बाहर जब आप रहें, आपको वो सरफेसेस जहाँ से वायरस एंटर कर सकता है, आपकी जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स, आपके हैंड्स, आपको अपनी आंखों में, नाक में, मुंह में, इन सब रूट्स जो हैं जहाँ से वायरस एंटर कर सकते हैं, वहाँ अवॉइड करना चाहिए टच करना व्हेन यू आर आउटसाइड। एस्थमा एक्शन प्लान। एस्थमा एक्शन प्लान एक रिटन प्लान है जो आपका डॉक्टर आपको देता है, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि नाउ आई एम गेटिंग एन एस्थमा अटैक, और मुझे अपनी डोज बढ़ाने की जरूरत है, कंट्रोलर मेडिकेशन की या रिलीवर की। सिम्टम्स आए तो कब तक मुझे घर पर बैठना है, और कब मुझे अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्या वार्निंग सिम्टम्स हैं, एंड किस तरह से आप अपना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी सिम्टम्स वर्स हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब आपके एक्शन प्लान में लिखा रहता है। एक्शन प्लान या एस्थमा की जो ट्रीटमेंट है, उसका मेन गोल क्या है, आपके सिम्टम्स को कम करना, कंट्रोल करके रखना, आपके जो नाइट टाइम सिम्टम्स है उनको कंट्रोल करना, और इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको लाना कि एस्थमा आपकी डेली रूटीन से इंटरफेयर नहीं करता है, आप रात में अच्छे से सो पाएं, अपनी डेली एक्टिविटीज कर पाएं, एंड बार बार आपको अस्पताल और इमरजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। यही मेन गोल है एस्थमा ट्रीटमेंट का। पहले मैंने आपको बताया, एक रिलीवर मेडिकेशंस होते हैं जिनको हम क्विक रिलीफ मेडिकेशंस बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, और एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो आपको डेली लेने होते हैं। दो तरह के मेडिकेशंस रहते हैं एस्थमा के। ट्रिगर्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज, ठंडी हवा में एक्सरसाइज करना, या ठंडी हवा, या किसी को सर्दी हुआ, या परफ्यूम्स हो गए, ये सब ट्रिगर्स रहते हैं एस्थमा के। हम कब बोलते हैं कि आपका एस्थमा पुअरली कंट्रोल्ड है, मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं है एस्थमा। आपके सिम्टम्स हफ्ते में अगर 2 बार आपको आ रहे हैं, नाइट टाइम सिम्टम्स आपको महीने में 2 बार आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको जागना पड़ रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं एस्थमा की वजह से, या फिर जो क्विक रिलीफ इनहेलर हैं, रिलीवर इनहेलर्स हैं, आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको खाने की गोली, जो स्टेरॉइड हम बोलते हैं, खाने वाला स्टेरॉइड, आपके डॉक्टर के पास जाकर लेना पड़ रहा है 1 साल में 1 बार से ज्यादा, और जो आपको हम पीक फ्लो मीटर देते हैं, आपके पर्सनल बेस्ट से 80% से नीचे अगर आ रहा है तो। ब्रीदोमीटर को घर में मॉनिटरिंग के लिए कैसे यूज करना है, इसके वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, और हर किसी की अपनी पर्सनल डिवाइस होती है। फैमिली में अगर 2 एस्थमेटिक्स हैं, दे शुड नॉट शेयर देयर इनहेलर्स और पीक फ्लो मीटर विद ईच अदर। अब डिवाइसेस कैसे करेक्टली यूज करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं। एंड उस डिवाइस यूज करने से भी पहले कुछ मिथ्स रहते हैं, कि आप लोगों में काफी भ्रांतियां हैं इस चीज को लेकर, कि अगर हमने इनहेलर लेना शुरू किया तो हमें इनहेलर की आदत पड़ जाएगी, और इनहेलर के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमें दिमाग से ये निकालने की जरूरत है कि इनहेलर की आदत पड़ जाती है और साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्यों ये मिथ क्यों बस्ट करना जरूरी है, समझने की जरूरत है। किसी को अगर डायबिटीज होता है तो वो शुगर की दवाइयां लेता है, किसी को अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो बीपी की दवाइयां लेता है, किसी को दिल की प्रॉब्लम है तो वो दिल की दवाई लेगा, किसी को अगर एस्थमा है तो वो एस्थमा की दवाई लेगा। और एस्थमा की दवाई खाने की गोलियां नहीं होती हैं, एस्थमा की दवाई इनहेलर्स होते हैं। टैबलेट्स के बहुत नुकसान रहते हैं, इसलिए पुराने जमाने में जब इनहेलर्स नहीं आए थे तब एस्पिरिन की टैबलेट्स चलती थी, बट इन द करंट वर्ल्ड फॉर द लास्ट फ्यू 20-30 ईयर्स अब इनहेलर्स दिए जाते हैं, क्योंकि इनहेलर्स में जो दवाइयां हैं वो इनहेल्ड फॉर्म में है, जहां उनको काम करना चाहिए आपकी सांस की नलियों में।
बनिस्पत अगर आप खाने की गोली लेते हैं वो आपके पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जाती हैं, हर जगह साइड इफेक्ट कर सकती है। बट इनहेलर के साइड इफेक्ट्स इसलिए कम रहते हैं क्योंकि जो उनका टारगेट साइट है आपकी सांस की नलियां, फेफड़े, वहां जाके उन्हें काम करना है। तो अगर आप रेगुलर इनहेलर्स लेंगे तो आपकी जो हॉस्पिटल की विजिट्स हैं वो कम होंगी, आपके अटैक्स जो हैं वो कम होंगे, आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। और इनके साइड इफेक्ट्स हर, देखिए किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, एक सिंपल पैरासीटामोल के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट कम है या ज्यादा आपको ये देखना है। इनहेलर्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट ओवरऑल दीज आर वेरी सेफ ड्रग्स। इनको ना लेना ज्यादा खतरनाक है, लेने से साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। एंड इसीलिए इनहेलर्स लेना ही लेना है अगर एस्थमा है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड एस्थमा रह जाता है एक छोटे बच्चे में भी, वो बच्चे के विकास को भी इफेक्ट करेगा। तो चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उनकी डेली एक्टिविटीज हो, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, एस्थमा में इनहेलर ही ट्रीटमेंट है। खाने की दवाइयां कुछ काम नहीं करती हैं, और इनहेलर लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, आदत पड़ जाती है, ये सब एक भ्रांतियां हैं। क्योंकि हजारों स्टडीज हो चुकी हैं वर्ल्ड में, डॉक्टर्स ने पढ़ा है कि इनहेलर्स के अलावा एस्थमा में और कोई ट्रीटमेंट नहीं बनती है। अब लेने का तरीका, एक बार हम एग्री कर जाते हैं डॉक्टर से, ठीक है मैं इनहेलर लेने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो किस किस तरह के इनहेलर होते हैं, किसके लिए होते हैं, कौन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इनहेलर्स रहते हैं एक पंप की तरह, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं एमडीआई, कुछ ऐसे रहते हैं देखने में, या फिर कुछ डिवाइसेस रहती हैं डीपीआई हम जिसको बोलते हैं। तो ये रोटा कैप्स डालने वाले होते हैं, ये इनहेलर्स होते हैं, और साथ में इनके एक स्पेसर डिवाइस रहती है जिसमें इनको लेना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद जो टेक होम मैसेज हमारे इस पेशेंट कनेक्ट से रहना चाहिए आज की टॉक से, कि इनहेलर लेना कैसे है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स रहती हैं, या फिर कई बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं, पेशेंट भी कई बार डॉक्टर्स को भी ध्यान नहीं रहता कि पेशेंट को बताया जाए कि आखिर वो दवाई लेनी कैसे है। अब जैसे हमें बात करें ड्राई पाउडर इनहेलर की, जैसे एक डिवाइस रहती है ये रिवोलाइजर है जैसे एक ये, और ये इस तरह के कैप्सूल रहते हैं देखने में, जो कि कैप्सूल खाने नहीं होते, कई बार ये कैप्सूल लोग खा भी लेते हैं, ये सूंघने वाले कैप्सूल्स हैं। इस तरह के एक छोटे से कैप्सूल रहते हैं ये ऐसे, ठीक है। डिवाइस के अंदर ऐसे डालना है, इस कैप्सूल को बंद कर लेना है। स्टेप्स क्या होते हैं अगर हम ये कैप्सूल आपको इनहेलर के रूप में दे रहे हैं तो, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, और उसके बाद एक लंबा गहरा सांस, आखिर में एक लंबा सांस लिया, पूरा सांस बाहर छोड़ा, फेफड़ा खाली किया, इसको मुंह में बंद किया, टाइट सील बनाया होठों से आसपास, और एकदम तेज सांस खींचा, तेज सांस खींचा, उसके बाद मुंह से इसको बाहर निकाल दिया, होंठ बंद करके रखे हैं, और सांस खींचने के बाद में 10 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड करना है, सांस रोक के रखना है, मन में काउंटिंग करना है 1 to 10, सांस रोक के रखेंगे, उसके बाद मुंह से सारा सांस बाहर छोड़ दिया, ठीक है। ये इस तरह से आपने एक कैप्सूल लिया, फिर जैसे आपको डोज बताई गई है दूसरा कैप्सूल लेने के लिए बोला है, फिर दूसरा कैप्सूल लिया, सेम प्रोसीजर करना है। तो ये आपके जो कंट्रोलर मेडिकेशन है जो आपको डेली लेना है, इनहेल्ड स्टेरॉइड, जैसे कि फोराकॉर्ड वगैरह जो रहते हैं, फोराकॉर्ड और सीरोफ्लो, तो उनको लेने के बाद में लास्ट स्टेप ये रहता है, आपने ले लिया पंप, उसके बाद आपको मुंह का कुल्ला करना बहुत जरूरी है, या गरारे करने हैं, क्योंकि इन दवाइयों का काफी डिपोजिशन हमारे मुंह में, ओरल कैविटी में, हमारे गले में होता है, और बाकी हिस्सा जो है हमारी सांस की नलियों में जाता है। जो मुंह में दवाई डिपॉजिट होती है उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, आवाज खराब हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए एक सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है, जब भी आपने इनहेलर लिया उसके बाद में मुंह का कुल्ला या गरारे जरूर करने हैं। इनहेलर की टाइमिंग हमेशा रहनी चाहिए कि आप इसको अपने बेड साइड टेबल पर ही रख लीजिए, सुबह उठते ही पहली चीज आपने इनहेलर लिया, डे टाइम सिम्टम्स को कवर करने के लिए, और रात में सोने से पहले आपने इनहेलर लिया, ठीक है। तो 2 टाइम आपको लेना रहता है इनहेलर, एंड सारे स्टेप जरूरी हैं। लंबा सांस लेके पूरा फेफड़ा खाली किया, इसको लगाया, लंबा सांस खींचा, 10 सेकंड सांस रोका, फिर छोड़ दिया, एंड मुंह का कुल्ला उसके बाद में किया। तो ये जो डिवाइस है ये रोटा कैप यूज करने वाले डिवाइस हैं। और डिवाइस रहती है इस तरह के इनहेलर्स रहते हैं, एंड ये जो इनहेलर्स रहते हैं इनको बेस्ट लिया जाता है स्पेसर डिवाइस के साथ में। इस तरह से एक स्पेसर डिवाइस आती है ट्रांसपेरेंट, जीरोस्टैट बीटी हम जिसको बोलते हैं, ऐसे इसके पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पर ये इनहेलर का एंड रहता है, यहाँ ये पेशेंट का माउथ पीस रहता है, ये हमारा इनहेलर है। तो लेने के स्टेप्स इसको क्या रहते हैं कि
अच्छे से इसको शेक करना है इनहेलर को। शेक करने के बाद में इनहेलर वाले एंड में इसको ऐसे फिट कर देते हैं। ऐसे फिट हो गया, ये वाला माउथ एंड है। लंबा गहरा सांस लिया, पूरा फेफड़ा खाली कर दिया, इसको मुंह में टाइट सील बना के बंद किया, ऐसे मुंह में लगाया, 2 उंगली रख के इसको ऐसे दबाया, लंबा सांस खींचा, मुंह में लगा के 10 सेकंड के लिए सांस रोकना है। लंबा सांस खींचा, हटा दीजिए मुंह से, मुंह बंद रख के मन में काउंटिंग करना है 1 to 10, सांस रोक के रखा, फिर छोड़ दिया। अगर आप लंबा सांस नहीं खींच पा रहे हैं किस वजह से, कई लोग बूढ़े होते हैं उनसे इतना सांस नहीं खींचा जाता है, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इससे सांस खींचा, रोका, छोड़ दिया, उसके बाद 2-3 बार सांस लीजिए नॉर्मल, रोका और छोड़ दिया। इस तरह से 2-3 बार में जितनी भी दवाई इसके अंदर आई है इनहेलर से वो सारी खाली हो जाएगी। एंड वही स्टेप्स रहेंगे। लेने के बाद में 10 सेकंड ब्रेथ होल्ड करने के बाद पूरा सांस छोड़ा, फिर अच्छे से माउथ रिंस करना है, कुल्ला करना है मुंह का। ये डिवाइस इसलिए जरूरी है जो इस इनहेलर के साथ में स्पेसर, इससे क्या रहता है कि अगर आप खाली इनहेलर यूज करते हैं विदाउट दिस डिवाइस, तो इसमें आपको हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। मतलब जैसे ही आप इसको मुंह में रख के आप लेंगे इनहेलर, ऐसे करके शेक करने के बाद में, एंड जैसे ही दबाया वैसे ही सांस लेना है। अगर इसमें डिले होता है, पहले आपने सांस ले लिया बाद में, तो दवाई जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचेगी, सारी दवाई आपके गले में, आपके मुंह में जमा होगी, जो हमारा साइट ऑफ एक्शन नहीं है। साइट ऑफ एक्शन है हमारे फेफड़े की नलियों के अंदर जाना है, दोनों साइड। तो वो कोऑर्डिनेशन काफी लोग अच्छे से कर नहीं पाते हैं। और दूसरा, इसमें गले में और मुंह में डिपोजिशन ज्यादा रहता है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस, आवाज खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इनहेलर्स को अगर बेस्ट यूज करना है तो स्पेसर्स डिवाइस के साथ में यूज करना चाहिए। ये आपको मैंने बताया किस तरह से आपकी स्पेसर डिवाइसेस यूज होंगे, चाहे वो ड्राई पाउडर इनहेलर्स, रोटा कैप्स रहते हैं, या फिर इनहेलर्स एमडीआई के रूप में। तीसरी एक डिवाइस रहती है, नेबुलाइजर्स रहते हैं। नेबुलाइजर में डालने वाली दवाई रहती हैं, बट वो बहुत ज्यादा अस्थमा के पेशेंट्स के लिए नहीं रिकमेंड करते हैं। एक तो उनका क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कुछ ही पेशेंट जो काफी बूढ़े पेशेंट्स हैं, जो नहीं ठीक इन डिवाइसेस को ठीक से यूज कर पा रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नेबुलाइजर्स हम एडवाइस करते हैं। और या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में आप अस्पताल में आते हैं तब आपको नेबुलाइजर से देते हैं दवाइयाँ। नेबुलाइजर क्योंकि थोड़ा कॉस्टली भी ज्यादा पड़ता है इनहेलर से, उनके अगर आप उनको प्रॉपर क्लीनिंग और मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जैसे उनको रेगुलर सफाई की जरूरत होती है, सफाई आपको इनकी भी करनी है, बट उनको ज्यादा स्ट्रिंजेंट सफाई चाहिए होती है नेबुलाइजर्स को। वी ऑलवेज प्रेफर इनहेलर्स फर्स्ट, दीज डीपीआईज एंड एमडीआईज। तो इन डिवाइसेस को साथ साथ में आपको मैं ये भी बता देती हूँ, उनको भी रेगुलर क्लीनिंग चाहिए होती है। ये जो आपके स्पेसर्स हैं, एक तो आपको 6 महीने से 1 साल में आपको ये स्पेसर्स चेंज, रिप्लेस कर लेने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार खरीदा तो जिंदगी भर आप किसी स्पेसर को चलाएंगे। ये कुछ समय बाद ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, एंड इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रह सकते हैं अगर आप रेगुलर इसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे। क्लीनिंग के लिए आप इसको हफ्ते में एक बार माइल्ड डिटर्जेंट से साफ कीजिए, पानी से धो के, और इसको एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। कभी भी इसको गर्म पानी में उबालना नहीं है, ये प्लास्टिक है। ऐसे ही जो आपका इनहेलर रहता है, इसका जो माउथ पीस है, एक तो आपको हमेशा कवर्ड रखना है जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, एंड इसको आप ड्राई कॉटन से एक बार साफ करके रख दीजिए। ऐसे ही जो आपका ये जो डिवाइस है, इसको भी आप ड्राई कॉटन से साफ करके, और जब भी इसमें अनयूज्ड जो कैप्सूल रहता है उसको हमेशा डिस्कार्ड कर देना यूज करने के बाद में। ड्राई कॉटन से इसको साफ करना है। तो डिवाइसेस की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। वो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी आती हैं साथ में, आपको वो भी पढ़ना चाहिए। एंड जो डीपीआई डिवाइस मैंने आपको बताया रोटा कैप्स वाली, इसमें कभी भी आपको सांस छोड़नी नहीं होती है। इसमें आपने सांस खींचा, मुंह से बाहर निकाल दिया, सांस इसके अंदर नहीं छोड़नी है। ये स्टेप एक ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और एक इनहेलर्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइसेस। इसमें सिंक्रो ब्रीथ नाम के इनहेलर्स रहते हैं। इसमें बस ये है कि पेशेंट को कैप हटाना होता है इनहेलर का, और सांस खींचा, बस एक नॉर्मल ब्रीथ लेना होता है, उसमें लंबा सांस खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए रहता है जो कि बहुत लंबा सांस नहीं खींच पाते, या छोटे बच्चे हैं या बहुत बूढ़े लोग हैं, ये उनके लिए काम कर सकते हैं। अब पेशेंट्स के जो कुछ कॉमन सवाल होते हैं हम उन पर आते हैं कि मुझे अस्थमा है, तो मुझे आज के पीरियड में, आजकल के सिनेरियो में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए।
तो वही है कि आपको जितना इन्फेक्शन और ट्रिगर्स को अवॉइड कर सकते हैं, जितना आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पोल्यूशन, जिस समय पोल्यूशन ज़्यादा होता है, या विंटर्स के मौसम में अगर फॉग ज़्यादा हो रही है। एंड घर पे रहकर भी आपको, जो मैंने बताया कि अपनी सराउंडिंग्स आपको एस्थमेटिक पेशेंट्स को क्लीन रखनी है। एंड इफ पॉसिबल आपको घर में पेट्स, डॉग्स, कैट्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए अस्थमा के पेशेंट्स को। घर में आपकी जितनी बेडिंग्स हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, उनको अच्छे से साफ करना, वॉश करना, एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ कारपेट्स, डोर मैट्स, रग्स, कुशंस। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना आप इनको क्लीन कर सकते हैं। बाहर आप जब भी जाएं हमेशा एक मास्क पहन कर रखें, और ऐसा नहीं है कि आपको सिम्टम्स होंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी मास्क पहनना है। ये आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए भी है। एस्थमा के ट्रिगर्स को आपको अवॉइड करना है। जो आपको, जिस तरह से आपको इनहेलर्स दिए गए हैं उसी डोज में उनको यूज करना है। अपने इनहेलर्स को किसी और से शेयर नहीं करना है। मान लीजिए आपको इन एस्थमा है, आपकी फैमिली में किसी और को भी एस्थमा, यू डोंट शेयर योर इनहेलर्स, बिकॉज इससे आपका इन्फेक्शन उनको लग सकता है, उनका आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एंड जो भी आपकी डिवाइसेज है इनकी रेगुलर क्लीनिंग आपको करनी है, एंड टाइम टाइम पे इनको रिप्लेस भी करना है। लोगों का कहना रहता है कि मैं एस्थमेटिक हूँ, क्या मुझे ज्यादा रिस्क है कोविड-19 होने का? ऐसा नहीं है, सबको बराबर ही रिस्क रहता है। बट एस्थमा के पेशेंट्स के जो ट्रिगर है, मतलब कोविड-19 होने के बाद में, हो सकता है उनके सिम्टम्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, और कुछ केसेस में सीवियर इन्फेक्शन तब हो सकता है अगर आपका एस्थमा पहले से ही अनकंट्रोल्ड है, प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है। और प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं आपको कोरोना से बचने के लिए? वही सारे प्रिकॉशंस है। कोई अगर बीमार है, छींक रहा है, बुखार है, आप उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, एंड प्लीज वैक्सीनेशन जरूर ले लीजिए कोरोना का। एंड कभी भी अपना इनहेलर अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर उसको डोज बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से। अपनी मर्जी से कभी भी इनहेलर बंद करके नहीं बैठना है, क्योंकि इससे आपके सिम्टम्स एग्रावेट हो सकते हैं। घर में कभी भी लगे कि सांस ज्यादा फूल रहा है, और मैंने अपनी रिलीवर डोज ले ली है, जो एसओएस इनहेलर्स लिखे गए हैं, उससे भी मुझे आराम नहीं पड़ रहा है, देन यू शुड ऑलवेज विजिट योर डॉक्टर, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। एक फ्लू वैक्सीनेशन रहती है इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के लिए, जो कि हर किसी को लगवानी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर एस्थमेटिक्स। एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। हाँ, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से आपको कोविड-19 से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बट एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है, सबके लिए रिकमेंडेड है, हर साल आपको फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये गर्म भाप लेने से, मतलब पानी में किया और वैसे तौलिया ढककर, उससे क्या हमें हम कोविड-19 से प्रोटेक्शन मिल सकता है? ऐसा कोई स्टडीज हुई नहीं है, और उसका कोई प्रूवन रोल भी नहीं है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। नेबुलाइजर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सिप्ला का इनिशिएटिव है डिजिटल एजुकेटर ब्रीथ फ्री करके, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दे विल टेल यू हाउ टू यूज योर इनहेलर्स, और उसमें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, वो आपको एजुकेट करेंगे वीडियोस के थ्रू भी। आपकी कोई क्वेरीज अगर हैं तो दिनेश जी। Ma'am, thank you very much for the well explained session. थैंक्स। मैम, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है मिस्टर नवीन सिन्हा का। If patient is having cough in only morning time, what should do? Uh, is this patient asthmatic? किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर उनको एस्थमा है, ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, तो उनके इनहेलर्स ही काम करेंगे इसमें। अदरवाइज वो अगर रेगुलर ले रहे हैं इनहेलर, तो अपनी मॉर्निंग डोज में एक पफ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मान लीजिए सुबह अगर वो फोराकॉट इनहेलर, अगर उनको बताया गया है कि 2 पफ सुबह लेना है, 2 पफ शाम में, मॉर्निंग के सिम्टम्स ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वही फोराकॉट का इनहेलर वो एक एक्स्ट्रा पफ लेकर देख सकते हैं, ही इज एन एस्थमेटिक। अगर एस्थमेटिक नहीं है, किसी और कारण से कफ है, तो वो एक बार इवेलुएट करना पड़ेगा कि किस कारण से है, फिर आपको डॉक्टर से जांच करानी पड़ेगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? कुछ लोग टाइप कर रहे हैं।
दिनेश जी, अगर कुछ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं ऑडियो से तो आप प्लीज अलाउ कर दीजिएगा, उनकी क्वेरीज में जी। बात करके भी सॉल्व कर सकते हूँ इफ दे वांट टू कनेक्ट। आफ्टर आई टेक माई मील्स आई गेट टू मच कफ, नवदीप सिंह। खाना खाने के बाद में खांसी होना, कई बार ये रहता है कि हमें एसिडिटी कुछ लोगों को रहती है, सीने में जलन रहना, एसिड रिफ्लक्स होना, जिसके लिए वो डाइजीन की गोलियां लेते हैं। कई बार ये एसिडिटी भी अस्थमा के सिम्टम्स को अग्रवेट कर सकती है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, किसी को अगर ऐसे कोई सिम्टम्स रहते हैं अपने डॉक्टर को आप बताएं, और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करें। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आपको करने चाहिए, जैसे कि आपको अपने रूटीन में चाय कॉफी का इंटेक कम कर देना चाहिए। अगर आप बंद भी नहीं कर सकते हैं, कम कीजिएगा। खाने में मिर्च मसाला आप कम लीजिए। एंड आपकी जो मील्स हैं उनकी एक रेगुलर टाइमिंग रहनी चाहिए। खाना खाने के बाद में आपको सीधा बिस्तर पे लेट नहीं जाना है, कम से कम आधे 1 घंटे तक सीधा रहना है, बैठना है। एंड जो आपका रात का जो डिनर है, जो लास्ट मील ऑफ द डे होता है, वो बिस्तर पे जाने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं और इससे आपकी खाँसी, जिसमें कि एग्रावेट कर सकता है आपका जो रिफ्लक्स डिजीज़, वो उसमें आराम पड़ेगा। तो अनुष्का जी पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग एन अटैक व्हेन इज हॉस्पिटलाइजेशन नीडेड, हाउ टू नोटिस। ओके अनुष्का जी, आप अपने इनहेलर्स घर में ले रहे हैं एंड आपको नहीं आराम लग रहा है। मान लीजिए आप, आपका रेगुलर इनहेलर है जो आपने 2 टाइम्स सुबह लेते हैं, 2 टाइम्स रात में, एंड इन बिटवीन आपने रिलीवर मेडिकेशंस के 2 to 4 पफ्स ले लिए हैं, बट आपको लग रहा है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, सांस ज्यादा फूल ही रही है। एंड अगर आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर है, थोड़ा धड़कन आपको तेज लग रही है, there is no relief on your medications at home, then it's the time that you should visit your doctor. It's not about hospitalization, maybe आपको इमरजेंसी में जाकर विजिट करके पेशेंट को कुछ इंजेक्टेबल्स और नेबुलाइज करके डॉक्टर असेस करेंगे एंड दे विल टेल यू कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, कुछ देर इमरजेंसी में रह के आपके सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे, देन यू कैन गो होम। I hope that answers your questions, Anushka. It seems कि there is Monica Singh is typing. मोनिका सिंह जी, हाँ, मोनिका सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है कि फोराकॉट इनहेलर लेती हैं, साथ में इनको एज़ीफ्लो भी चल रहा है, इनको छींकें बहुत आती हैं। इस बात पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक प्रॉब्लम रहती है। एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें अस्थमा, मतलब अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस ऑलमोस्ट साथ-साथ चलते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। किसी को अगर एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब क्या होता है? एलर्जिक राइनाइटिस होता है, आपकी नाक में एलर्जी है। आपके आसपास जो भी पॉलन्स हैं, जो भी ट्रिगर, जैसे हमने आपको अस्थमा के बताए, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हैं, धूल मिट्टी है, घर में कोई एनिमल्स हैं, घर में छौंक लगता है खाना बनाते हुए, उन सबसे जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको नाक से पानी चलना, लगातार छींके आना, 6-7 छींके एक साथ आ जाएंगी, आंख से पानी, कान में खुजली, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और ये कई बार तो पूरे साल चलते हैं या फिर एपिसोड्स होते हैं सीजन के चेंज के साथ में। तो नाक की एलर्जी को, एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करने के लिए नाक के स्प्रे दिए जाते हैं, नेजल स्प्रेज हम जिनको बोलते हैं। वो दवाइयाँ आपको सुबह शाम लेनी होती है नाक में, एक बार सुबह लेनी है, एक बार शाम में लेनी है। तो आपका एलर्जिक राइनाइटिस भी कंट्रोल में बहुत रहना बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए जिनको अस्थमा है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस अगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो अस्थमा के कंट्रोल को भी वर्सन कर सकता है। इन्होंने पूछा है कि एक नेजल स्प्रे भी चलता है, छींकें बहुत आती हैं, डेफिनेटली ये नेजल स्प्रे आपको रोज़ लेना है। और इसके साथ में कुछ टैबलेट्स भी रहती हैं एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स के लिए। शायद आपके डॉक्टर ने आपको एंटी एलर्जिक कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करे होंगी, जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट रहता है, लिवोसिट्रिजिन है,
या फिर फेक्सोफेनाडिन, वो टैबलेट्स भी साथ में ली जाती हैं एलर्जिक राइनाइटिस के कंट्रोल के लिए, बट ये आपको रेगुलरली लेने चाहिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एलर्जिक राइनाइटिस अच्छे से कंट्रोल में रहेगा, आस्थमा का कंट्रोल भी ठीक से रहेगा। सुबोध कुमार जी ने पूछा है, व्हाई डज टेकिंग एन इनहेलर कॉज अ सोर थ्रोट? सुबोध जी, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव करना चाहूंगी। इनहेलर लेने से किसी का गला खराब नहीं होना चाहिए, और अगर गला खराब हो रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि आप इनहेलर लेने के बाद में अपना अच्छे से मुंह साफ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुल्ला नहीं कर रहे हैं, गरारे नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण जो है गले में कई बार कैंडिडा नाम का एक फंगल इन्फेक्शन या फिर डिस्फोनिया, हमारे गले में जो आवाज निकालने की जो वोकल कॉर्ड्स रहती हैं उनमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनहेल्ड स्टेरॉइड्स ही होते हैं। तो हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट ये साइड इफेक्ट प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर आप एक बेसिक मिनिमम प्रिकॉशंस लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आपने इनहेलर लेना है मुंह का कुल्ला अच्छे से करना है। और अगर ऐसा है कि आप इनहेलर लेने के बाद में कुल्ला कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, फिर भी आपका गला खराब हो रहा है, तो उसका कारण हो सकता है आपको गले में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई वायरल इन्फेक्शन आपने लिया हो, तो उसको वैसे डील किया जाएगा इन्फेक्शन की तरह। बट ये अगर इनहेलर लेने से हो रहा है तो आपको क्लिनिक के स्टेप्स पे ध्यान देना होगा। अनुष्का मारिया जी ने पूछा है, समटाइम्स रिलीवर इनहेलर्स टेकिंग कॉजिंग हैंड्स टू शिवर, इज इट नॉर्मल? तो अनुष्का जी, आपके सवाल से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी रिलीवर मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि इनका नाम रहता है साल्वेयर, साल्बुटामॉल, बीटा टू एगोनिस्ट, मेडिकल टर्म में इन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे, अगर आप इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इनसे आपको एंग्जाइटी हो सकती है, हाथ कांप सकते हैं, ट्रेमर्स और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। वो तब होगा अगर आप इनकी डोज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर आप, और रिलीवर ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए। हमारे आस्थमा गोल जो ट्रीटमेंट का जो मेन गोल है कि पेशेंट को रिलीवर मेडिकेशंस की जरूरत कम से कम पड़नी चाहिए, तभी हम कहें कि आस्थमा कंट्रोल में है। अगर आप कंट्रोलर मेडिकेशंस ले रहे हैं, बीच में रिलीवर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये अच्छा कंट्रोल है। रिलीवर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है तभी शायद आपको हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट है, ये नॉर्मल नहीं है। ये हाथ कांपना, उस दवाई की डोज आपकी ज्यादा हो गई, आपने ज्यादा उसके पफ ले ली, उसका साइड इफेक्ट है। दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आपकी रिलीवर की जरूरत ज्यादा है, इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपकी टेक्निक चेक करेंगे, आपकी दवाइयां चेक करेंगे, आप ठीक से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, बट इट इज नॉट नॉर्मल। एनी अदर क्वेश्चन? Thank you very much, ma'am. थैंक यू। Seems there are no further questions from the audience. So, ma'am, can we close this session? ओके। Okay. Thank you very much, ma'am, for the nice explanation and informative session. Someone is typing, someone, Vijay is typing. I think we can take this last question and we can close this session. Sure. Um, audience are thanking to you for the session. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, एंड आई होप ये सेशन आपके कुछ मदद कर पाए, आपको अपने आस्थमा को बेटर कंट्रोल करने में। आपकी जो क्वेरीज हो शायद वो कुछ आपको समझ में आए हो, जो आपके डाउट्स हो शायद वो क्लियर हुए हों। इफ दैट इज डन, देन द पर्पस ऑफ दिस टॉक इज सॉल्व्ड। Thank you, ma'am. Thank you for your valuable time and well explained session. ये लास्ट क्वेश्चन एक विजय इस टाइपिंग करके आ रहा है, बट मेरे क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, एक्चुअली भी टाइप नहीं किया है। They are thanking you really. I think we can close the session now. Thank you. Namaste. Thank you, ma'am.